इस वीडियो में मैं एक हैरान कुन आंतों की सेहत के सुपरफूड के बारे में बात करूंगा जो कुदरती तौर पर फैटी लीवर में मददगार है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना चाहेंगे। अस्सलाम अलैकुम, सबको खुश आमदीद। मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टामोनत तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत में सोजिश और निज़ाम इंहिज़ाम की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने हज़ारों मरीजों को सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा और महंगे इलाज के उनकी अलामात से निजात दिलाने में मदद की है। अगर आप फैटी लीवर का मुस्तकिल हल तलाश करने और तेज़ी से नताइज हासिल करने में संजीदा हैं, तो नीचे दिए गए लिंक को ज़रूर देखें। आप एक सफ़े पर जाएंगे जहां आप अपना ईमेल दर्ज करेंगे ताकि आपको एक मुफ्त ट्रेनिंग मिल सके, जिसमें मैं आपको वो प्रोटोकॉल्स बताऊंगा जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को फैटी लीवर के इलाज में 6 हफ्तों के अंदर सेहतयाब होने में मदद दी। आपको वहां हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिनमें मुफ्त गाइड्स और बेशुमार मुफीद केस स्टडीज़ शामिल हैं। मैं आपको सुपरफूड्स के पीछे मौजूद साइंस दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये आंतों की सेहत के लिए वाकई क्यों मुअस्सिर है। इसके अलावा मैं आपको कुछ निहायत मुफीद मशवरे दूंगा कि आप इसे अपनी खुराक में कैसे शामिल करना शुरू करें और फैटी लीवर की सोजिश के इलाज के लिए अपना लाइहा अमल कैसे तरतीब दें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूली और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप ताज़ा तरीन मालूमात से बाखबर रहें। ये वीडियोस हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जो फैटी लीवर के मसाइल को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और ये वाकई ऐसी मुफीद मालूमात हैं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब ज़रा पस मंज़र की बात करते हैं। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वो समझते हैं कि सारी खुराक एक जैसी है और वो जो चाहें खा सकते हैं और तवक्को करते हैं कि उनका फैटी लीवर की सोजिश खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अगरचे हर शख्स मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि आपके अपने कंट्रोल में कुछ अहम तरीके हैं जिनसे आप सोजिश को कम कर सकते हैं, और ये फैटी लीवर की अलामात पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। एक तरीका, बल्कि सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी आंतों की सेहत को बेहतर बनाएं। यही मैं अपनी क्लिनिक में सिखाता हूँ, और जो मवाद आप अभी देखने वाले हैं वो बराह रास्त मेरी माइंड गट्टामोनत अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि फैटी लीवर की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दी जाए, चाहे तशखीस वाज़ेह ना भी हो। याद रखिए कि आंतों में एक खरब से ज्यादा मुदाफ़ियती खलिया मौजूद होते हैं। ये खरब है टी के साथ। तो कुछ ऐसी बीमारियां जो मुदाफ़ियती सोजिश की वजह से होती है, उनका आंतों की सेहत के साथ गहरा ताल्लुक है। अब आंतों की सेहत के मौजू को समझने के लिए कुछ मुफीद तसव्वुरात हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं आपको एक तसव्वुर से मुतारफ करवाना चाहता हूं जिसे इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। ये वो वक्त है जो खुराक को जीआई ट्रैक के जरिए सफर करने में लगता है। आमतौर पर खुराक छोटी आंत से 4 से 6 घंटे में गुजरती है और बड़ी आंत से तकरीबन 12 घंटे में। लेकिन फर्ज करें कि आपको कब्ज है और आपकी आंतों में बैक्टीरिया की ज्यादती है, फिर बाज औकात खुराक को गुजरने में कई दिन या एक हफ्ता तक भी लग सकता है। लिंगरन फूड्स एक इस्तिलाह है जो मैंने बनाई है, जो किसी भी ऐसी खुराक को बयान करती है जो आंतों में ज्यादा देर तक रुकी रहती है। इस फहरिस्त में गोश्त, पनीर, चीनी और सादा कार्ब्स जैसे आटा और रोटी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि कितना वक्त ज्यादा समझा जाए। तो 12 घंटे से ज्यादा कुछ भी, यानी आपको दिन में कई बार फुजला खारिज करने की कोशिश करनी चाहिए। दिन में 2 से 4 बार फुजला खारिज करना दुनिया भर में और हमारी अपनी इंसानी तारीख में मिसाली और मामूल की बात है। जब हम खुराक तलाश कर रहे थे, हमारे आबाओ अजदाद भी दिन में 2 से 4 बार जाते थे। आजकल तरक्की पजीर ममालिक में हमें खुशकिस्मती से दिन में एक बार भी जाने का मौका मिलता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स जो बैक्टीरिया की ज्यादती, आईबीएस और कब्ज का शिकार हैं, वो कभी कभार हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही जा पाते हैं। इन सब लोगों को सोजिश, थकावट और जहनी दबाव जैसे मसाइल होते हैं, और ये काफी संगीन है। तो ये ग़िज़ाएं जिस्म में ज्यादा देर क्यों रुकी रहती है? याद रखें, मैंने कहा था कि इस फहरिस्त में गोश्त, दूध, प्रोसेस शुदा अनाज और चीनी शामिल है। ये बराह रास्त उन ग़िज़ाओं में मौजूद फाइबर की मिकदार से जवा हुआ है। और जब मैं फाइबर की बात करता हूं तो ज्यादातर लोग मिटामिविसल इस गाढ़े सफूफ नुमा पाउडर के बारे में सोचते हैं जिसे हम पानी में मिलाकर पीते हैं। लेकिन जब मैं फाइबर, खास तौर पर नाकाबिल हल फाइबर की बात करता हूं, तो मेरा मतलब पौधों और सब्जियों में मौजूद वो चबाने वाली रेशेदार चीज है। मिसाल के तौर पर अजवाइन। जब आप इसे चबाते हैं और चबाते हैं तो आपके मुंह में एक ऐसा मवाद रह जाता है जिसे आप वाकई तोड़ नहीं सकते, और आखिरकार आप इसे निगल लेते हैं। यही बात ब्रोकली, कील और गाजर के साथ भी है। ये बात सामने आई है कि ये रेशेदार मवाद आंतों में हजम नहीं होता, लेकिन ये 2 काम करता है। पहला, ये पानी को अपनी तरफ खींचता है जिससे पाखाना नर्म और आसान हो जाता है। दूसरा, ये आंतों और बड़ी आंत में नुकसानदेह बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकता है। इसीलिए आप अक्सर लोगों को फाइबर के बारे में बतौर प्रीबायोटिक बात करते सुनते हैं
کیونکہ یہ بنیادی طور پر آپ کی آنتوں کو کامیابی کے لیے تیار کرتا ہے اور اچھے بیکٹیریا کو پروان چڑھاتا ہے۔ اور ویسے پری بایوٹکس میں کوئی خاص غیر معمولی بات نہیں ہے، اس لیے مارکیٹنگ کے چکر میں نہ آئیں۔ تمام پری بایوٹکس بنیادی طور پر فائبر ہی ہے اور آپ کو اپنی خوراک سے اس کی مناسب مقدار حاصل کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ فائبر کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے اور اسے ایک لازمی غذائی جزو سمجھنا چاہیے، اور چونکہ یہ صرف پودوں میں پایا جاتا ہے اس لیے اسے ایک لازمی فائٹو نیوٹرینٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو فائبر سے بھرپور غذاؤں کی کچھ مثالیں کیا ہے؟ یہ رہی فہرست۔ اس فہرست میں شامل ہیں سپروٹس، مائکروگرینز، بروکلی، اجوائن، گاجر، گہرے رنگ کے بیریز جیسے بلیک بیری، بلیو بیری اور ایلڈر بیری، ایووکاڈو، بادام، پیکن اور اخروٹ، دالیں، پھلیاں اور مٹر، کونوے، شلجم اور چقندر۔ ویسے یہ غذائیں آپ کی روزمرہ خوراک کا 75% حصہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو یقین ہو کہ آپ روزانہ کافی فائبر حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اس موضوع میں تھوڑا اور گہرائی میں جاؤں گا اور فائبر ریشوز کے تصور پر بات کروں گا۔ میری رائے میں اگر آپ فائبر ریشوز کے اس تصور کو سمجھ لیں تو آپ تقریباً ہر وزن کم کرنے والی ڈائٹ کی بنیاد کو سمجھ جائیں گے جو اب تک ایجاد ہوئی ہے۔ میں نے اسے یہاں اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ یہ آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دے گا کہ آپ کو کس قسم کی غذاؤں پر توجہ دینی چاہیے تاکہ مطلوبہ مقصد حاصل کیا جا سکے۔ یہ آپ کی آنکھیں بھی کھول دے گا فٹنس اور غذائیت کی دنیا کے بارے میں۔ ہمارے آباء و اجداد کی خوراک جب ہم اپنی غذا قدرت سے حاصل کرتے تھے اس میں 100 گرام فائبر شامل ہوتا تھا۔ اب اگر ہماری خوراک میں 20 گرام فائبر بھی ہو تو ہم خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، خاص طور پر جب ہم اتنی زیادہ پیک شدہ اور پروسیسڈ غذائیں کھاتے ہیں۔ اور جب میں فائبر کی بات کر رہا ہوں تو میرا مطلب وہ پاؤڈر نہیں ہے جو آپ پانی میں ملا کر پینے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ گاڑھا ہو جائے۔ میری مراد وہ فائبر ہے جسے آپ کو نگلنے سے پہلے بار بار چبانا پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال اجوائن یا بند گوبھی ہو سکتی ہے۔ یہ کیوں اہم ہے؟ ہمارا آنتوں کا نظام اس وقت بہتر کام کرتا ہے جب ہر 20 کیلوریز کے لیے 1 گرام فائبر ہو، نہ کہ ہر 100 کیلوریز کے لیے 1 گرام فائبر۔ اور اس فائبر کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ پانی بھی پینا چاہیے، تقریباً 1 گیلن روزانہ، کیونکہ پانی اور فائبر خوراک کے فضلے میں برقرار رہتے ہیں اور جسم سے جلدی خارج ہو جاتے ہیں۔ فائبر کے تناسب بہت اہم ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر طے کرتے ہیں کہ آپ کی آنتیں کتنی اچھی طرح کام کرتی ہیں اور آپ کے جسم میں کتنی سوزش پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے جسم میں سوزش کی مقدار زیادہ ہو جائے تو آپ کی بیماری بگڑ جاتی ہے، آپ کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ وزن برقرار رہتا ہے بجائے اس کے کہ وہ جل جائے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک مثالی دنیا میں ہر 20 کیلوریز کے لیے 1 گرام فائبر کا ہدف رکھنا چاہیے، اور یہ زیادہ تر لوگوں کے لیے بہت مشکل اور تقریباً ناممکن ہے۔ میں خود بھی شاذ و نادر ہی اس ہدف کو حاصل کر پاتا ہوں، اس لیے میں خود سے کہتا ہوں چلو بس روزانہ 40 سے 50 گرام فائبر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر آپ 2000 کیلوریز والی ڈائٹ پر ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر 40 سے 50 کیلوریز پر 1 گرام فائبر۔ ایف ڈی اے سمجھتی ہے کہ روزانہ 28 گرام فائبر کافی ہے، لیکن میرے خیال میں آپ کا ہدف 40 سے 50 گرام ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ اب بھی ہمارے آباء و اجداد کے کھائے گئے فائبر کا صرف آدھا حصہ ہے۔ آپ کبھی بھی فائبر زیادہ نہیں کھا سکتے۔ تو آئیے دوبارہ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد خوراک کا فضلہ آنتوں میں موجود بیکٹیریا کے ذریعے میٹبولائز ہو جاتا ہے۔ جب پہلی بار یہ میٹبولائز ہوتا ہے تو وہ بنیادی میٹبولائٹس بناتے ہیں۔ یہ بنیادی میٹبولائٹس بیکٹیریا کی دوسری آبادی کے لیے خوراک بن جاتے ہیں جو پھر ثانوی میٹبولائٹس بناتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ یہ بیکٹیریا کا گروہ جو بنیادی میٹابولزم کرتا ہے یہ اچھے بیکٹیریا ہیں۔ یہ ہماری آنتوں کو صحت مند رکھتے ہیں۔ بیکٹیریا کی یہ دوسری آبادی مسئلہ پیدا کرتی ہے کیونکہ ثانوی میٹبولائٹس ہی وہ چیزیں ہیں جو پیٹ پھولنے، سوزش، وزن بڑھنے، ڈپریشن اور یہاں تک کہ کینسر کا باعث بنتی ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ذرا سوچیں جب آپ کو پیٹ پھولنے یا سوزش کا احساس ہوتا ہے۔ عام طور پر بڑی آنت صرف فضلہ کو جمع اور محفوظ رکھتی ہے جب تک کہ اسے خارج نہ کیا جائے۔ ویسے آپ اس کو آزما بھی سکتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے جسے آپ آنتوں کے گزرنے کے وقت کا حساب لگا سکتے ہیں۔ اسے فالو تھرو اسٹڈی کہا جاتا ہے۔ آپ ایک خاص رنگدار مادہ نگلتے ہیں اور پھر ریڈیالوجسٹ ہر چند منٹ بعد ایکس رے تصاویر لیتا ہے۔ عام طور پر 4 گھنٹے کے آخر میں یہ رنگدار مادہ بڑی آنت تک پہنچ جاتا ہے اور پھر آپ وقت دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو فضلہ خارج کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اب اگر آپ میڈیکل ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے تو اب گھر پر آسان طریقہ یہ ہے کہ 1 یا 2 چقندر کھا لیں اور دیکھیں کہ آپ کے فضلے کو سرخ ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اگر یہ 12 سے 24 گھنٹے کے اندر ہو جائے تو عام طور پر سب ٹھیک ہے۔ اگر اس سے زیادہ وقت لگے جیسے 2 دن یا اس سے زیادہ تو پھر شاید آپ کو مسئلہ ہے اور آپ کو بیکٹیریا کی زیادتی اور سوزش کا سامنا ہے۔
जब आप शुरुआत कर रहे हों तो आपको ये यकीनी बनाना चाहिए कि आप अपनी आंतों से नुकसानदेह बैक्टीरिया को निकाल रहे हैं, और अगर इसमें मुश्किल पेश आ रही हो तो आप दूध ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं और 2 से 4 बार माए पाखाना करने की कोशिश करें। ये अमल चंद दिनों तक जारी रखें। इससे आपको अपनी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को दोबारा आबाद करने का आगाज करने में मदद मिलेगी। इसे ऐसे समझें जैसे आप बाग में जड़ी बूटियां निकाल रहे हैं ताकि अच्छी चीजों के उगने के लिए जगह बन सके। तो ये था मौजू आंतों के गुजरने के वक्त के बारे में, और ये बहुत अहम है कि हमारी आंतों में किस किस्म के बैक्टीरिया रहते हैं इस पर कंट्रोल के लिए। ये सोजिश को कंट्रोल करने के लिए भी अहम है। आप इस पर असरअंदाज हो सकते हैं अगर आप ज्यादा फाइबर खाएं और कब्ज की सूरत में मैग्नीशियम सप्लीमेंट लें। अच्छा, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसे मालूम था कि फाइबर इतना कुछ कर सकता है? और यही वजह है कि वो ग़िज़ाएँ जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है सुपर फूड्स कहलाती हैं, क्योंकि ये कई तरीक़ों से मदद करती हैं, ख़ास तौर पर आंतों से आने वाली सोज़िश को कम करने में। वही सोज़िश जो इस वक्त पैदा होती है जब खाना आंतों में ज़्यादा देर तक रुका रहता है और मुदाफ़ती निज़ाम के गैर मामूली रद्द-ए-अमल को जन्म देती है। अब जबकि आपको आंतों के गुजरने के वक्त के बारे में मालूम हो गया है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ खाना पसंद करेंगे जिनमें फ़ाइबर वाफ़िर मिक़दार में हो। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इस वीडियो को अपने जाने वालों के साथ शेयर करें, और फैटी लीवर के बारे में मजीद मुफीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये डॉक्टर चानो दसरी है, माइंड गेप्टा मोनिट क्लिनिक से, और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी।